हाय फ्रेंड्स, मैं चंद्रदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था और आगे हम अब पढ़ते हैं शून्य कोण की अफ्रिया। क्या होगी शून्य कोण की अफ्रिया, पहले सुन लेते हैं। देखिए, शून्य कोण की जो अफ्रिया है, इसमें अफ्रिया की जो दर है अपकारक की सांद्रता के शून्य घात में निर्भर करती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अपकारक की सांद्रता के किसी भी घात पर निर्भर नहीं करती है। तो आ जाते हैं इसमें शून्य कोण की अफ्रिया। शून्य कोण की अफ्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। परिभाषा लिख देते हैं, वह अफ्रिया जिसमें अफ्रिया की दर, वह अफ्रिया जिसमें अफ्रिया की दर अपकारक की सांद्रता के, जिसमें अफ्रिया की दर अपकारक की सांद्रता के, अपकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है, शून्य घात पर निर्भर करती है। शून्य कोण की अफ्रिया कहलाती है, शून्य कोण की अफ्रिया कहलाती है। या फिर और क्या कर सकते हैं, जिसमें अफ्रिया की दर, वह अफ्रिया, या फिर साठ लेते हैं, जिसमें अफ्रिया की दर अपकारक की सांद्रता की किसी भाग में नहीं करती है, अपकारक की सांद्रता के किसी भी घात पर, सांद्रता के किसी भी घात पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है, शून्य कोण की अफ्रिया कहलाती है। कोण की अफ्रिया कहलाती है। देखिए, मान लेते हैं हम क्या है, माना ए एरो डी शून्य कोण की अफ्रिया है, एक शून्य कोण की अफ्रिया है। तो हम देखिए परिभाषा से क्या होगा, अफ्रिया की दर क्या होगी, अपकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करेगी। अफ्रिया की दर, ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपकारक की सांद्रता की घात 0 पर, आ जाएगा आर इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0, या फिर आ जाएगा आर इक्वल टू के, इसका मान कितना हो जाएगा, पावर 0 है, आर इक्वल हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ, आर इक्वल आ जाएगा के की, जहां क्या क्या है, के क्या है, वेग स्थिरांक है, जहां के इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक। देखिए, यहां पर हम ग्राफ खींच लेते हैं। हम आर को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए हम वाई से ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ के लिए क्या कर रहे हैं, और जो यहां पर सांद्रता है कि मास ऑफ ए, यहां पर इसे रिप्लेस कर रहे हैं हम एक्स से। इसका मतलब क्या है, हम दर को वाई से दर्शाएंगे और जो सांद्रता उसे हम कहां पर दर्शाएंगे, एक्स अक्ष पर शो करेंगे। तो देख लेते हैं ग्राफ क्या बन जाएगा। अच्छा, यहां से आ जाएगा, क्या होगा समीकरण हमारा,
आ जाएगा y इक्वल टू k। ये है यानी x का कोई भी टर्म नहीं, y इक्वल टू k क्या होती है? x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये मान लेते हैं, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कर देते हैं इसे ऊपर, यहाँ ग्राफ बना देते हैं। यहाँ हो जाएगा, ये क्या है? x अक्ष को किसे मान लें? सांता को, और y अक्ष पर किसे मान लें? दर को। तो दर क्या होना है? कांस्टेंट होना है। सांता बदलती जाएगी दर, लेकिन क्या होगा? स्थिर रहेगा। ये कौन सा समीकरण है? ये है r इक्वल टू t का। यानी जीरो ऑर्डर अफक्रिया में जो अफक्रिया का जो वेग होता है वो हर समय स्थिर ही होता है। शून्य कोण की अफक्रिया में अफक्रिया की दर स्थिर होती है। ये है ग्राफ तो हो गया। इसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके साथ ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? शून्य कोण की अफक्रिया का एग्जाम्पल। यस्तु प्रकाश की उपस्थिति में हार्डन ऑफ न्यूमेरिकल्स का योग, या यस्तु था सेतु का योग, इतना सेतु का योग, इसमें होता है क्या? H2 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में इसे बताते हैं इसमें से S न्यू। ये हो जाएगा Li, ये हो जाएगा THCl। यहाँ पर जो इसका समीकरण, वेग समीकरण जो इसका होता है वो क्या होता है? होता है R इक्वल टू K, एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 0, एक्टिव मास ऑफ Cl2 की पावर 0। तो कोटि क्या है इसकी? शून्य कोटि की अफक्रिया। अरे अस्पायर हाइड्रोजन की सांद्रता पर ना तो निर्भर कर रहा है, ना तो क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। यानी क्या है? ये शून्य कोटि की अफक्रिया है। ये है वेग समीकरण इसका। सेम ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया गैस का विघटन, अमोनिया गैस का विघटन। तो ये है 2NH3, प्लेटिनम की सतह होनी चाहिए पीटी रहेगी। तो यहां पर डूब जाएगा N2 प्लस 3H2, रिएक्शन बैलेंस करने का ये है। तो यहां पर जो यहां पर वेग समीकरण इसका होता है, हम किसी भी अफक्रिया की जो कोटि होती है वेग समीकरण से ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा R इक्वल टू K, N2 की पावर 0, एक मिनट, NH3 की सांद्रता की पावर 0। यानी क्या है? शून्य कोटि की अफक्रिया है, शून्य कोटि की अफक्रिया ये है। इसके बाद हम आते हैं समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अफक्रिया का वेग समीकरण होता है R इक्वल टू K, और उसका समाकलित वेग समीकरण तो हम फाइंड आउट करेंगे। शून्य कोटि की अफक्रिया का समाकलित समीकरण, शून्य कोटि की अफक्रिया का समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
हम मान लेते हैं, माना ए एवं बी एक शून्य कोण की क्रिया है। कंसीडर ए एवं बी की जीरो ऑर्डर डायरेक्शन है, शून्य कोण की क्रिया है। अब इसका वेग समीकरण क्या होगा? तो वेग समीकरण होगा इसका क्या होगा? ये होगा r इक्वल टू के मास ऑफ ए की पावर 0, क्योंकि शून्य कोण की क्रिया है, ये हो जाएगा। फिर आप हो जाएगा r इक्वल टू के। हम देखो एक चीज और इसमें मान ले रहे हैं, यहां पर समय t पर उसी सांद्रता मान लेते हैं कि मास ऑफ ए 0 है, t इक्वल टू 0 पर यानी प्रारंभ में। और एक चीज मान लेते हैं p इक्वल टू t पर यानी किसी समय t पर इसकी जो सांद्रता है कि मास ऑफ ए है। प्रारंभ में सांद्रता कितनी है? मास ऑफ ए 0, और t इक्वल टू t पर सांद्रता कितनी है? मास ऑफ ए केवल। अब मानते हैं वेग समीकरण क्या होगा? वेग समीकरण शून्य कोटि की क्रिया है ना, तो हो जाएगा r इक्वल टू के मास ऑफ ए की पावर 0, नहीं आ जाएगा r इक्वल टू के। हम इसको क्या कर रहे हैं? एक्टिव मास मतलब रेट को क्या कर रहे हैं? अपकारक की सांद्रता के पद में लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहां से b एक्टिव मास ऑफ a अपॉन dt टाइम इक्वल टू t, और अपकारक है इसलिए यहां लग जाएगा माइनस। अपकारक करने लिख रहे हैं ना, तो यहां माइनस जाएगा। ये है। हम इसके बाद आ जाते हैं, यहां देखो dt को करके इस तरफ पहचानकर ये देते हैं, आ जाएगा के dt। समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर यह आ जाएगा माइनस, या माइनस की तरफ कर देते हैं, कोई दिक्कत तो है इससे हमें। आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू माइनस के की कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं, माइनस के डी टी। अच्छा, इंटीग्रेशन dx क्या होता है? ये होता है x के, यहां हम अलग से बता रहे हैं। इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ये कोई होता है i मान लीजिए, ये होता है। यहाँ क्या है? x पावर 0 होगा, तो जो x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ जाएगा, x पावर 1 अपॉन आ जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए की, और ये हो जाएगा माइनस के टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी प्लस आ जाएगा ये आई की मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं। T इक्वल टू 0 पर एक्टिव मास ऑफ ये यानी ए की सांद्रता कितनी थी? एक्टिव मास ऑफ ए 0 की थी, तो यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण एक से मान लेते हैं। आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए 0 इक्वल टू माइनस के गुणे 0 प्लस आई, तो यहाँ से आई का मान हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए 0, आई का मान हो गया है। हम यहां से मिटा देते हैं, इतना इसमें शॉट ले सकते हो। अच्छा, यहां जो आया है इसे हम थोड़ा ऊपर अच्छे से देखते हैं। यहां जो ए का मान आया तो मिला के इसमें रख देंगे हम, यहाँ पे तो समीकरण आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहां लिख देते हैं ये समीकरण था के टी प्लस आई, समीकरण एक है ना। लिख देते हैं आई का मान, हम समीकरण एक में रखते हैं आई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर क्या होगा? आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी, और
और प्लस आ जाएगा टी मास ऑफ ए जीरो यानी प्रारंभिक सांद्रता। आ जाएगा टी मास ऑफ ए इक्वल टू टी मास ऑफ ए जीरो माइनस के डी होता है। यही क्या है शून्य कोण की अफ्रिया का समाकलन समीकरण है। शून्य कोण की अफ्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। ग्राफ क्या होगा? ग्राफ केयरफुली सुनना है क्या है। हम सांद्रता को क्या कर रहे हैं, हम वाई एक्स पर शो कर रहे हैं और टाइम को क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं एक्स एक्स पर। तो आ जाएगा ग्राफ हो जाएगा वाई इक्वल टू, और ये क्या कांस्टेंट है मास ऑफ ए जीरो माइनस के एक्स, या हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस टी मास ऑफ ए जीरो। अब देखो ग्राफ कुछ नहीं है, वाई इक्वल टू माइनस के एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है, मतलब वाई एक्स पर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई अंतःखंड करना चाहिए, एक अंतःखंड करेगा और स्लोप नेगेटिव में है, जैसे इस तरह हम ग्राफ बना रहे हैं इसका। एक्स एक्सपेरिमेंट से दर्शाया है टाइम को, समय को, टी को दर्शाया है, और वाई स्क्वायर से दर्शाया है सांद्रता को, ये एक्स अक्ष है हमारा, अगला ये वाई अक्ष है। अच्छा देखिए यहां पर ये जो अंतःखंड का कार्य कितना है, एक्टिव मास ऑफ ए मान लेते हैं, यहाँ पे दर्शा देते हैं एक्टिव मास ऑफ ए जीरो। अच्छा होना क्या है, स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो ऊपर जाएगा और स्लोप नेगेटिव है तो जाएगा नीचे, इस तरह से आएगा ग्राफ। यहाँ पर क्या है कि मास ऑफ ए जीरो, ये ग्राफ हो गया। क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रथम कोटि की अफ्रिया क्या होती है और उसमें क्या होता है। देखिए प्रथम कोटि की अफ्रिया क्या है, वह अफ्रिया जिसमें अफ्रिया की दर अफ्रिया की सांद्रता के एक हाथ निर्भर करती है, क्या कहते हैं प्रथम कोटि की अफ्रिया कहते हैं। और उसमें होता क्या है, जो रेट होता है अफ्रिया की सांद्रता के एक हाथ पर जो निर्भर करेगा, यानी रेट असल में चेंज होगा। देखते हैं प्रथम कोटि की अफ्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अफ्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये है परिभाषा। वह अफ्रिया जिसमें अफ्रिया की दर, अफ्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के एक हाथ में कर दिया, एक हाथ पर निर्भर करती है। प्रथम कोटि की अफ्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अफ्रिया कहलाती है।
इसका बेस समीकरण क्या होता है लिख देते हैं। ऐसे मान लेते हैं, माना ए एवं बी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो क्या होगा फिर इसमें, तो बेस समीकरण क्या होगा इसका जो कर्व होना चाहिए या कार्य की सांद्रता के घात में रखना चाहिए। आ जाएगा आर इक्वल टू के मास ए की पावर 1। और यहाँ पर एक चीज और मान लेते हैं, सेम पहले की तरह का नीचे लिख देते हैं। सही है, हम मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये पहले सांद्रता कितनी है इसकी मान लेते हैं, मास ऑफ ए 0 है, सेम है पहले की तरह। और t इक्वल टू t पर ये सांद्रता कितना है, t इक्वल टू 0 का मतलब है प्रारंभ में सांद्रता की मास ऑफ ए 0 है, और t इक्वल टू मतलब किसी समय पर और सांद्रता क्या है ये है। तो इसका वेग समीकरण क्या हो जाएगा, आएगा वेग समीकरण ये होगा r इक्वल टू के मास ऑफ ए की पावर 1। ये हो जाएगा। हम इसे क्या कर रहे हैं, हम सांद्रता के पद में लिख रहे हैं रेट को। ये होगा माइनस डी मास ऑफ ए अपॉन डी टी दर हो जाएगा r इक्वल टू के मास ऑफ ए की पावर 1। हम इसे इस तरफ कर रहे हैं, इसे इस तरफ कर रहे हैं, माइनस डी मास ऑफ ए अपॉन डी ए अपॉन मास ऑफ ए इक्वल टू के डी टी। और माइनस को भी क्या करते हैं, इस तरह कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन करने पर ये हो जाएगा, लिख देते हैं पहले माइनस के कांस्टेंट को बाहर हो जाएगा। अब देखो डी, ये फार्मूला होता है, यहां एल एन आ जाएगा, क्यों, डी dx ऑफ ए, ये क्या होता है, एल एन एक्स होता है। यहां पर कोई फार्मूला, एक बार यहां फार्मूला लिख देते हैं, लिखते हैं डी dx dx अपॉन x, ऐसे कर सकते हैं ना। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ऐसे कर सकते हैं। ये क्या होता है, ln x होता है। या फिर कहते हैं log x बेस e, तो प्लस आई होगा, ऐसे लिख देते हैं। ये होगा, यहाँ आ जाएगा ln एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस के टी प्लस आई। ये हो गया। हम यहाँ तो लिख देते हैं थोड़ा सा, अब लगाते हैं इनिशियल कंडीशन। आ जाते हैं इनिशियल कंडीशन पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर क्या होना चाहिए, एक्टिव मास ऑफ ए जो होना चाहिए, एक्टिव मास ऑफ ए 0 के बराबर होना चाहिए। माइनस में क्या लिखा है, आ जाएगा ये ln एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, आई का मान आ जाएगा ln एक्टिव मास ऑफ ए। अब इसे हम रखते हैं समीकरण एक रख देते हैं। समीकरण एक में आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर आ जाते हैं, आ जाएगा ln एक्टिव मास ऑफ ए, यहाँ से 0 बचेगा, इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln एक्टिव मास ऑफ ए 0। हम इसे करते हैं इधर, उसे करते हैं, आ जाएगा के टी इक्वल टू ln एक्टिव मास ऑफ ए 0, और ये हो जाएगा माइनस ln एक्टिव मास ऑफ ए।
आ जाएगा के टी इक्वल टू log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m अपान n ln एटी मास ऑफ a जीरो अपान एटी मास ऑफ a। ln का मतलब होता है log बेस की होता मिला के उसमें आधार आ जाएगा के टी इक्वल टू 10 बेस में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log बेस 10 एटी मास ऑफ a जीरो अपान एटी मास ऑफ a। यहाँ पर यही क्या है, समाकलित बेग समीकरण है। यही प्रथम कोटि की क्रिया का समाकलित बेग समीकरण है। प्रथम कोटि की क्रिया का समाकलित बेग समीकरण है। क्रिया का समाकलित बेग समीकरण है। अच्छा, यहां पर जो k है वो क्या है, बेग स्थिरांक है। t क्या है, ये टाइम है, और ये तो कहा है, ये नंबर है, संख्या है। यहां पर एटी मास ऑफ a जीरो क्या है, ये है अकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और एटी मास ऑफ a क्या है, ये किसी टाइम t पर अकारक की सांद्रता है। ये हमें क्लियर करना है, इस समीकरण को याद रखना चाहिए। प्रथम कोटि की अक्रिया के उदाहरण पर उदाहरण देख लीजिए, जैसे मॉस्किटो का जनरेशन हुआ, रेडियोएक्टिव विघटन हुआ, या फिर बहुत सारी क्रियाएं हैं जो प्रथम कोटि की क्रिया होती हैं। एग्जाम्पल है रेडियोएक्टिव विघटन, रेडियोएक्टिव विघटन, रेडियोएक्टिव विघटन। दूसरा, मॉस्किटो का, मच्छरों का प्रजनन, मच्छरों का जनन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसकी प्रथम कोटि की क्रिया के। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है फिर अक्रिया की आणविकता क्या होती है, और आणविकता से पहले हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि अक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की। देखिए, अक्रिया जो है वो पदों के आधार पर जो है अक्रिया दो प्रकार की होती है। अक्रिया दो प्रकार की होती है, क्या क्या, एक है मौलिक या प्रारंभिक अक्रिया, मौलिक या प्रारंभिक अक्रिया, प्रारंभिक अक्रिया, और दूसरा क्या है, जटिल अक्रिया। देखिए, मौलिक अक्रिया क्या होती है, जो अक्रिया जो है केवल एक ही पद में संपन्न हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, मौलिक अक्रिया। और जो अक्रिया कई पदों में संपन्न होती है, हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक। मौलिक प्रारंभिक किसे में, और जो अक्रिया क्या होती है कई पदों में संपन्न होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जटिल अक्रिया। तो एक पद में संपन्न होने वाली क्रिया, एक पद में संपन्न होने वाली क्रिया, वो क्या होगी, मौलिक क्रिया। और दूसरा क्या है, कई पदों में संपन्न होने वाली। देखिए, हमें ये क्लियर करना है कि हम द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाकर किसी भी अक्रिया की कोटि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम मौलिक अक्रिया की जो कोटि है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगा के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है H2 + O2, ये बन जाएगा SO3। तो यहाँ पर जब हम द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे तो याद द्वितीय कोटि की क्रिया एक पद संपन्न होगी ना, तो एक पद में जो क्रिया संपन्न होगी उस
उसकी हम जो क्या है उसकी जो कोटि है हम क्या कर सकते हैं, तुरंत ही देख करके बता देंगे कोट, यहां से एक यहां से एक कोटि हो जाएगी। तो कब बात कर रहे हैं, जब ये मौलिक क्रिया होगी, लेकिन जब ये कई पदों में संपन्न होगी तो हम द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाकर हम दर का निर्धारण नहीं कर सकते, वो प्रयोग उदाहरण हम आते हैं अक्रिया की आणविकता पर। क्या होती है अक्रिया की आणविकता? अक्रिया की आणविकता मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो परिभाषा क्या होती है, जैसे मान लो कोई अक्रिया हो रही है तो उसमें अपकारक के जितने अणु भाग ले रहे हैं हम क्या कहेंगे, अक्रिया क्या होता कहेंगे। या फिर ऐसे कर किसी भी प्रारंभिक अक्रिया में अपकारक के भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, अक्रिया की आणविकता कहते हैं। ऐसे कर दो किसी भी अक्रिया में अपकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी टक्कर के फलस्वरूप अक्रिया संपन्न होगी उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब जितने भी अणु भाग होंगे वो क्या कहलाएगी, आणविकता कहलाएगी। देख लेते हैं प्रारंभिक अक्रिया में, लिख देते हैं प्रारंभिक अक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अक्रिया की आणविकता कहते हैं। अक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखिए अक्रिया की जो आणविकता होती है ये कभी भी जो है ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर अणु ही नहीं है मतलब अक्रिया होगी नहीं है तो आणविकता क्या होती, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। जब अक्रिया में कोई भाग ही नहीं ले रही है तो मतलब आणविकता क्या है, 0 है। लेकिन आणविकता कभी 0 नहीं हो सकती है। कब अक्रिया को संपन्न होना है तो क्या होगा, कोई ना कोई अणु होना चाहिए, यानी आणविकता 0 कभी नहीं हो सकती है। अगला जो आणविकता है ऋणात्मक नहीं होती है, आणविकता शून्य नहीं होती है, शून्य कभी नहीं होती है। दूसरा आणविकता क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक। और प्रभाव में नहीं होता, जैसे बटे में प्रभाव में नहीं होता है। और आणविकता का मान मुख्यतः जो है 3 से ज्यादा नहीं होता है। कई क्रियाएं हैं जिसमें होता है लेकिन मेनली जो है 3 से ज्यादा नहीं होता है। अगला है आणविकता का मान 1, 2, 3 होता है। डाटा इसलिए करते हैं कि किसी किसी अक्रिया में होता है लेकिन मेनली जो है 3 से ज्यादा नहीं होता है। तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे मान लेते हैं SO2 + O2 है, ये बन रहा है SO3। तो कितना आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी, कितने भाग देंगे, SO2 का 1 और O2 का 1 होगा तो आणविकता हो जाएगी 1 + 1 आ जाएगा 2। इसे मानते हैं N2 + 3S2, ये क्या हो रहा है 2N3 हो रहा है। तो आणविकता कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 4।
हमें ये केयर करना है आर्द्रता का मान ज्यादातर अफ्रीकाओं में 3 के बराबर होता है या 3 से कम ही होता है, लेकिन कुछ अफ्रीकाओं में 3 से बड़ा होता है, ये केयर करना है। बहुत सारी अफ्रीकाएं मिल जाएंगी, इस बात में लेकिन मेनली ये हो गया है, आर्द्रता क्लियर है। और एक और बात है, कोटि को देखो और कोटि और आर्द्रता में कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक भी। मतलब हम आर्द्रता अगर 2 है तो हम यह नहीं कह सकते कि कोटि 2 हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब हम आएंगे आर्द्रता और कोटि में अंतर। और आर्द्रता जो होती है ये सैद्धांतिक होती है। सैद्धांतिक का मतलब क्या है, हम अफ्रीका को देख के बता सकते हैं। आर्द्रता तथा कोटि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आर्द्रता और कोटि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन molecularity of reaction, molecularity of reaction and order of reaction, order of reaction। एक तरफ भी देते हैं आर्द्रता और कोटि, आर्द्रता और एक तरफ देते हैं कोटि। देखिए जो आर्द्रता होती है ये क्या होती है, सैद्धांतिक, मतलब इसे हम अफ्रीका को देखकर बताते हैं। और ये क्या होती है, ये होती है प्रायोगिक। प्रायोगिक का मतलब क्या है, केवल ये प्रयोगों से प्राप्त होती है। हम अफ्रीका को देखकर नहीं बता सकते हैं कि कोड क्या है। दूसरा, आर्द्रता कभी शून्य नहीं होती है। शून्य नहीं होती है, लेकिन आर्द्रता शून्य नहीं होती है। और ये कोटि शून्य होती है या हो सकती है, होती बात है। अगला, आर्द्रता ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। और इसमें क्या है, ऋणात्मक हो भी सकती है, कोटि ऋणात्मक में भी जा सकता है, कोटि ऋणात्मक भी हो सकता है। अगला, कोटि है कोटि आर्द्रता प्रभाव में नहीं होता है, प्रभाव में नहीं। प्रभाव का मतलब पढ़ेंगे, प्रभाव जैसे 1/2, 3/2, 0.7 नहीं होता है। और ये क्या है, प्रभाव में होती है, प्रभाव में हो सकता है। और अगला है प्रभाव हो गया कोट से से है। इसका जो मान होता है आर्द्रता का पूरा बटे सब हो गया ना, आर्द्रता का मान पूर्णांक जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट होता है। और इसका मान कोटि कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, प्रभात, कुछ भी हो सकता है।
अवास्तविक संख्या नहीं होनी चाहिए। ये है अंतर, और आउटपुट में अंतर।